हेलो गाइस, सो दिस इज़ वैशाली मित्तल। सो गाइस, हम अपनी PT 365 इकोनॉमिक्स की मैगजीन कर रहे थे, तो हमने इसमें काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो चलिए अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है क्या? ये एक्चुअली 2016 में लॉन्च हुआ था। ये ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे जो वेरियस जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो ईजिली यहाँ पे गुड्स या सर्विसेज का क्या कर सकते हैं, ईजिली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपनी मार्केट में जाते हो, सब्जियाँ खरीदते हो, राशन खरीदते हो। ठीक है, ऐसे ही क्या है, गवर्नमेंट का ये ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं या गवर्नमेंट की डिफरेंट एजेंसीज हैं वो इजीली यहाँ पे क्या कर सकती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब कि परचेज कर सकती हैं। तो पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च इन 2016 is an online market platform to facilitate procurement of goods and services by various ministries and agencies of the government। देखो, जो पोर्टल डेवलप किसके द्वारा किया है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। और साथ में जो टेक्निकल सपोर्ट किसकी मिली है? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, जो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर। अब ये जो है ना, जो हमने ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बनाया, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। और इसे डायरेक्टली कौन मॉनिटर करेगा? PMO ऑफिस इसको डायरेक्टली मॉनिटर करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की जो भी नीड्स हैं या PSUs की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनकी जो भी नीड्स है, या कोई भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस या लोकल बॉडीज जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उन सब की नीड्स को क्या करेगा? पूरी करेगा। परचेज जो आपने गवर्नमेंट ई मार्केट से थ्रू करना है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मैंडेटरी किया कि हाँ, आपको इसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ही परचेजिंग करनी है। 24 स्टेट्स और यूटीज़ ने ऑलरेडी एक फॉर्मल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर दिया है विद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ताकि हम इस अरेंजमेंट को और फॉर्मलाइज बना सकें। देखो, अभी हमने एक लॉन्च किया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 3। तो एक्चुअली जो 2016 में हमने ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2 जो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब स्मॉल स्केल पे हमने इसको स्टार्ट किया था, ये चेक करने के लिए भी कितना ही सक्सेसफुल रहेगा, कितना नहीं रहेगा। तो इसका हमने देखा कि हाँ यार, ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा है। तो इस वजह से हमने अब गवर्नमेंट ई मार्केट 3 प्रोग्राम स्टार्ट किया है, which would offer standardized and enriched catalog management, powerful search engine, real-time price comparison, demand aggregation, advanced MIS analytics and more। तो अब ये जो हमने न्यू पोर्टल डेवलप करेगा, इसमें हमें बहुत चीज़ें देखने को मिल रही है, जो हमें ज़्यादा चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो वो हमने देख लिया किस तरह से मैनेजमेंट, क्या पावरफुल उसमें सर्च इंजन होगा, रियल टाइम हमें प्राइस, हमें उसका कंपैरिजन करने को मिलेगा, डिमांड क्या है वो देखने को मिलेगा एंड मैनी मोर। ठीक है, आगे चलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी RBI कैनल ने क्या किया है, एक स्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है, कुछ स्ट्रिक्ट हमने क्या किया है, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड गाइडलाइंस क्या करिए, प्रपोज करें किन के लिए? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए। एट प्रेजेंट क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस आर नॉट एक्सप्लिसिटली मेड अवेलेबल एप्लीकेबल टू कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अभी क्या है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो अच्छे से एप्लीकेबल नहीं हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए। इसलिए RBI पैनल ने अभी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है, जिसमें क्या है, वो स्ट्रिक्ट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड गाइडलाइंस क्या करेगी, प्रपोज करेगी। जो ये पैनल ने क्या किया है, कुछ ब्रॉड लेवल कमेटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन किया है, जैसे ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी एंड ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती हैं, ये मेनली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती हैं। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होती है, ये आपको पता ही होगा। दैट कैरीज अ बिजनेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड होल्ड्स नॉट लेस देन 90% ऑफ इट्स नेट एसेट। ठीक है, फर्दर जो अगर आप इन्वेस्टमेंट ग्रुप में करते हो तो वहाँ पे आपको जो शेयर कॉन्स्टिट्यूट करने होते हैं वो नॉट बिलो देन 60% ऑफ इट्स नेट एसेट। अब हम देख लेते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या आएगा। इट इज़ द सिस्टम ऑफ, कुछ रूल्स होंगे, कुछ प्रैक्टिसेस होंगी, कुछ प्रोसेसेस होंगी, जिससे हम क्या फर्म को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, किस तरह फर्म को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट डील्स विद द वेज इन विच सप्लायर्स ऑफ द कैपिटल्स टू कॉर्पोरेशन स्पेशली फेसलेस पावरलेस स्मॉल इन्वेस्टर कैन एश्योर देमसेल्व्स ऑफ गेटिंग फेयर ट्रीटमेंट एज स्टेक होल्डर। मतलब जो भी इस कॉर्पोरेट की कंपनी में जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, चाहे उनको क्या है, ईजिली क्या मिल सके, फेयर ट्रीटमेंट मिल सके। देखो, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो कोर होता है ना, वो कौन होते हैं? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो सारी मैनेजमेंट प्रोसेसेस को क्या देखते हैं, या फिर जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं कंपनी को, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। इन्हें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गवर्न किया जाता है कंपनी तक 2013 के तहत। अब हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को और स्ट्रेंथन करने के लिए हमने कंपनी एक्ट ने क्या किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर ये एक नया स्टार्ट किया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक पोस्ट स्टार्ट करी है। ठीक है, कुछ और कमेटीज रिफॉर्म्स के लिए, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिफॉर्म्स के लिए बैठाई गई थी, और देख लेते हैं। कुमार मंगलम बिरला कमेटी, नरेश चंद्र कमेटी, नारायण मूर्ति कमेटी एंड JJ ईरानी कमेटी। अब जरा ये देखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है क्या। देखो, रिसेंटली जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, उसने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डाटाबेस को लॉन्च किया है।
इससे हम क्या करेंगे, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनना चाह रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन वो ईजिली हो सकती है, उनका असेस ईजिली हो सकता है और हम उन्हें ईजिली नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है, कि किस कंपनी का कौन सा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं, किससे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के डाटा बैंक से। इसलिए क्या होगा, जो मेंटेन करेगा, जो डाटा बैंक है, ये कौन मेंटेन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा, वो बंदा होएगा जिसका फाइनेंशियली रिलेशनशिप कोई नहीं होगा उस कंपनी से, ना ही उसके डायरेक्टर से, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है, ये एक होल टाइम डायरेक्टर होगा या प्रमोटर होगा फर्म का, या इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स एवरी लिस्टेड कंपनी टू हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट ने बोला है जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके अंदर जो डायरेक्टर्स हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें से 1/3 डायरेक्टर्स को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। जबकि जो कोटक कमेटी रिकमेंडेशन है या फिर जो SEBI की लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन आई थी, उन्होंने तो और ज़्यादा स्ट्रिक्टर इसमें वो लगाई थी, रूल्स लगाई थी, और उन्होंने तो ये बोला था कि टोटल डायरेक्टर्स के साथ एटलीस्ट हाफ ऑफ डायरेक्टर्स के होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। मोर ओवर कहीं कंपनीज़ में ये भी कि जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनमें कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और कहीं किसी ने मैंडेट ये किया है कि टॉप 1000 कंपनीज़ में क्या होना चाहिए, सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज बाय 1 अप्रैल 2020। उसके बाद ये अभी तक था कि टॉप जो 500 लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें से एक वुमेन भी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, लेकिन 1 अप्रैल 2020 से ये लागू हो गया, जो टॉप 1000 कंपनीज हैं उनमें एक वुमेन क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। एक्ट ने ये भी बोला जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी भी होनी चाहिए कंपनी में, उसके अंदर भी 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और उन 3 डायरेक्टर्स में भी कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ये आपको पता ही होगा। देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो कंपनीज जिनको टर्नओवर बहुत ज़्यादा है या प्रॉफिट बहुत अच्छा है वो क्या करती हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको 2% टैक्स के रूप में देना है, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। वो जो 2% वो टैक्स के रूप में हमें पैसा देते हैं, वो हम क्या करते हैं, अपनी पब्लिक वेलफेयर के कामों में क्या करते हैं, खर्च करती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। Corporate social responsibility is a concept that suggests that it is the responsibility of the corporation operating within the society to contribute towards economic, social and environmental development that creates positive impact on society at large. I hope आपको समझ में आ गया। जो सेक्शन 135 है इस एक्ट का, वो कुछ रूल्स ले डाउन करता है। ये करता है कि कोई कंपनी चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, जिसकी नेटवर्थ ₹500 करोड़ या टर्नओवर उसका 1000 करोड़ या उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ हो, उसको कम से कम 2% CSR अपने खर्च करने हैं, 3 साल में एक बार करने हैं, ठीक है, ऑन CSR एक्टिविटी। जो CSR एक्टिविटीज़ हैं इंडिया में वो उसको हम शुड नॉट बी अंडरटेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये अंडर द, इसमें क्या कुछ भी जो 7 एक्टिविटीज़ है ना जो मेंशन है शेड्यूल 7 के तहत, उसके अंडर क्या करते हैं, हम खर्च करते हैं। रिसेंटली एक हाई लेवल कमेटी बैठी थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, किसके अंडर, इंजेति श्रीनिवास के अंदर 2018 में, जो रिव्यू करा था, जिसने इसका ज़रा फ्रेमवर्क को, और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, ठीक है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, आपको नाम से पता चल रहा होगा ये क्या काम करती है, जो भी फ्रॉड या इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करती है। ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। ये मेनली फ्रॉड जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज होती हैं उनके केसेस में इन्वॉल्व होती है, और साथ में इनकम टैक्स या CBI के साथ क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है। इसकी कंपोजिशन में कहते हैं कोई मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक्सपर्ट्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर से भी, कैपिटल मार्केट से, अकाउंटेंसी, फोरेंसिक ऑडिट, टैक्सेशन लॉ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपनी लॉ, कस्टमर इन्वेस्टिगेशन। तो कंपोजिशन बताइए कि इसमें हर एक देखा जाए हर एक फील्ड से एक्सपर्ट्स हैं इसमें। प्रीडेटिंग प्राइसिंग क्या होता है, देखो प्रीडेटरी प्राइसिंग है कि आपने क्या कर दिया, जानबूझ के ना मार्केट से कस्टमर्स को मतलब अनफेयर एडवांटेज उठाने के लिए क्या करना है, आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या कम कर दिया, ठीक है। अब आप इसके एग्जांपल जियो ले सकते हो, सबसे अच्छा, ठीक है। जियो ने क्या किया, शुरुआत में अपने नेट के प्राइसेस मतलब कि पहले तो फ्री में दे दिया, ठीक है। फ्री में देने के बाद सारे के सारे कस्टमर अट्रैक्ट हो गए। फिर जब उसने देखा कि जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे वो सब के सब क्या हो गए, कंगाल हो गए, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे अपने प्राइस बढ़ाए। फिर उसने कुछ प्लान देना शुरू किया, जो पहले तो 3 महीने का सस्ता प्लान दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ाते रहे, और अब और बढ़ा दिया, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब क्या कर रहा है, वो अपने लॉस को क्या कर रहा है, कंपेंसेट कर रहा है। तो यही है प्रीडेटरी प्राइसिंग। इट इज़ एन एक्ट ऑफ अ मार्केट लीडर लोअरिंग इट्स प्राइस बिलो इट्स कॉस्ट टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए वो क्या करते हैं, अपने प्राइसेस को उसकी कॉस्ट से भी बिलो क्या करते हैं, कम कर देते हैं। फिर जब धीरे बाद में लेटर विद द फ्यूर कॉम्पिटिटर द प्रीडेटर क्या करते हैं, अपने प्राइसेस को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं टू रिकॉप लॉसेस को कंपेंसेट करने के लिए। मार्केट एंट्री बैरियर शुड बी हाई इनफ टू डिटर न्यू एंट्रेंट विद व्हेन द प्रीडेटर ट्राइज टू रिकॉप इट्स लॉसेस। सच बिहेवियर इज कंसिडर्ड एंटी कॉम्पिटिटिव। इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर कोई कॉम्पिटिटर द्वारा आने लगता है वो फिर आ नहीं पाता, ठीक है। हाउएवर अगर फर्म कोई रिड्यूस करती है कॉस्ट बिलो दैट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर प्राइस बार, उसको हम कंसीडर्ड प्रीडेटरी नहीं बोलते, जैसे वॉलमार्ट, ठीक है।
तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या है और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था। आगे बढ़ते हैं, अपना फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखो ये अभी अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो इस साल की भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट आ गई थी, हमने जो अच्छे से पढ़ी है। देखो ये मेनली यूएनडीपी रिलीज़ करता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये 2010 में पहली बार डेवलप किया था बाय द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और साथ में यूएनडीपी के द्वारा। जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये देखता है एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कितनी है, ये इंटरनेशनल मेजर है, ये 100 कंट्रीज जो 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर देखते हैं कितनी पॉवर्टी है। ये कैप्चर करता है दोनों, बोथ द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी है और कितनी है, मतलब कितनी डीप है, कितनी गहराई में, मतलब लोग कितनी बुरी हालत में रह रहे हैं। ये पॉवर्टी को इंडिविजुअल लेवल पे भी असेस करते हैं। देखो वैसे ये तो मेनली जो 3 तो ब्रॉड इंडिकेटर्स हैं, लेकिन नहीं तो मेन जो 10 इंडिकेटर्स पे क्या करते हैं, ये जज करते हैं कि पॉवर्टी कितनी है। अगर कोई 3 इंडिकेटर्स में डिप्राइव्ड है उससे ज़्यादा तो उस क्या बोलते हैं एमपीआई पुअर बोलते हैं। एंड द एक्सटेंट और इंटेंसिटी ऑफ देयर पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय द परसेंटेज ऑफ देयर डिप्रेसिएशन। जो जितने ज़्यादा डिप्रीवेशन में 10 इंडिकेटर में जो जितने ज़्यादा डिप्राइव करे इसका मतलब उसकी पॉवर्टी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। जो ग्लोबल मल्टी पावर इंडेक्स है उसको यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ पीपल लिविंग इन द पीपल एंड परमिट्स कंपैरिजन। उसमें क्या करते हैं, अब हम हमारा ये जो इंडेक्स निकालने का मकसद क्या है, हम क्या कर सकें ताकि पॉवर्टी देख सकें कि किस कंट्री में कितनी पॉवर्टी है, कंपैरिजन कर सकें अक्रॉस द कंट्री। फिर हम विद इन द कंट्रीज़ भी हम वो करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। फिर हम उसी कंट्रीज़ में अर्बन रूरल के बीच में कंपैरिजन करेंगे, एथनिक ग्रुप के बीच में भी रिलीज वो करेंगे कंपैरिजन। कहीं हमें देखने को मिलता है कि हाँ यार ट्राइबल पीपल ज़्यादा गरीब है या शेड्यूल कास्ट के पीपल ज़्यादा गरीब है एज़ कम्पेयर टू जनरल कास्ट। तो ये क्या करते हैं, हम कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ये करें कि हम ये जो निकालते हैं वो मेनली कंपैरिजन करते हैं। देखो पहले हम देख लेते हैं, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। मेनली हम ना 3 इंडिकेटर पे जो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स को कवर करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एक सेकेंड, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इसके अंदर फिर हमारे 2 पार्ट है, हेल्थ के अंदर क्या है न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी है, एजुकेशन के अंदर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, ठीक है। बाकी जो फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या है 6 इंडिकेटर आते हैं मेनली, कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स, ठीक है। तो ये कुछ मेनली 3 मैंने आपको ब्रॉड इंडिकेटर बोल दिए, दैट इज एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके अलावा हमने जो 10 इंडिकेटर देखे हैं जिस पे मेनली डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अब क्या है 2019 का जो अपडेट आया ग्लोबल एमपीआई कवर, उसमें 101 कंट्रीज़ को हमने कवर किया, जिसमें 31 लो इनकम कंट्रीज़ का हमने देखा है, 68 मिडिल इनकम कंट्रीज़ का देखा है और 2 हाई इनकम कंट्रीज़ का देखा है। देखो सबसे ज़्यादा सुधार इंडिया ने किया है, जो कि 2005 या 6 में हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जितना था 0.283 था, अब हमारा 2015-16 में मतलब 10 साल में हमारा कितना कम हुआ है 0.123 रह गया, मतलब कि नियर अबाउट 50% हमारा रिड्यूस हुआ है। और इंडिया में जो 4 स्टेट थे जिसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट था बिहार, झारखंड, यूपी एंड मध्य प्रदेश, जिसमें झारखंड ने सबसे अच्छा प्रोग्रेस किया है। ओवरऑल इंडिया वाज अमंग द 3 कंट्रीज वेयर द पॉवर्टी रिडक्शन इन रूरल एरियाज आउटपेस दैट इन द अर्बन एरिया। इंडिया उन 3 कंट्रीज में जहाँ पे रूरल एरियाज में हमने ज़्यादा पॉवर्टी रिड्यूस करी है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया, विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ प्रो पुअर डेवलपमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और रिपोर्ट। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, देखो गाइस इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन मेनली क्या कर रहा है, कवर वो रिलीज़ कर रहा है रिपोर्ट, तो इसको बहुत अच्छे से आप करना। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स को रिलीज़ करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ये क्या करता है 140 सिटी ने इसमें असेस किया है। देखो इसका मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है कि कौन सी सिटी कितनी अच्छी है रहने के लायक, ठीक है। तो ये मेनली 30 इंडिकेटर्स पे क्या करता है, जज करते हैं किसी भी सिटी को। मेनली 5 ब्रॉड कैटेगरी, जैसे स्टेबिलिटी कैसी है वहाँ पे, हेल्थ केयर कैसा है, कल्चर, उसका एनवायरनमेंट, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप रैंकर है, वीना रही है, ठीक है, सबसे अच्छी सिटी है रहने के लिए। बाकी जो हमारी इंडिया में जो आई है वो न्यू दिल्ली और मुंबई है, जिनका रैंक 118 एंड 119 है। हाईवर 2018 में न्यू दिल्ली और मुंबई का इंडेक्स अच्छा था, इस बार क्या हुआ थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स ये कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, ठीक है। तो इसमें यही बताते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी सिटीज़ हैं हमारी इंडिया में जो बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, मतलब डिफरेंट सिटीज़ उनकी वहाँ की लोकल बॉडीज़ कितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कितना इफेक्टिवनेस है, या फिर वहाँ के आउटकम्स कितने, मतलब आप कोई भी जो स्कीम वहाँ पे चला रहे हो उसके आउटकम्स क्या अच्छे हैं, तो ये हमसे चेक करते हैं। यह करते हैं मेनली 3 पिलर्स पे देखते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ पे उस सिटी की, इकोनॉमिक एबिलिटी कैसे, सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी कैसी है। उसके बाद क्या हम 14 कैटेगरी में उन्होंने और डिवाइड करा, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, शेल्टर, वॉश एंड एसडब्ल्यूएम क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, मोबिलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक 50 इंडिकेटर, मेनली 50 इंडिकेटर है इसमें भी। पहले टाइम क्या हुआ, एज अ पार्ट ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स असेसमेंट
एक हमने सिटीजन परसेप्शन सर्वे भी साथ में कंडक्ट किया है, जिसमें हमने 30% ऑफ द मार्क ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कैरी किया। ठीक है, आगे देखते हैं म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिलीज़ किया है। इसमें हमने जो परफॉर्मेंस मेजर करते हैं 5 फैक्टर्स पे करते हैं: सर्विस, फाइनेंस, प्लानिंग, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस। इसके अंदर भी 20 इंडिकेटर्स एंड आगे एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, रजिस्ट्रेशन, परमिट्स, ये सब है। इससे क्या है, हम म्यूनिसिपैलिटीज़ को हेल्प होता है कि वो अच्छे से बेटर प्लानिंग कर सके, मैनेजमेंट कर सके, और ताकि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमियाँ हैं ना, उन्हें पूरी कर सकें, और फिर सिटीज़ में रहने की जो हमारी कंडीशन है उसे इनमें इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर द गिग इकोनॉमी। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।